महिला विमान में सिर्फ शौचालय गई थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसकी जान बच गई। जैसे ही उसने हाथ धोए और अपनी सीट पर लौटने ही वाली थी कि विमान में एक जोरदार उथल-पुथल हुई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, अचानक भारहीनता के कारण वह बेकाबू होकर गिर पड़ी। घबराकर उसने मदद के लिए चीखी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। टक्कर के कारण वह तुरंत बेहोश हो गई। जब उसने फिर से आंखें खोली, तो चारों ओर भयानक सन्नाटा था। सिर कांपता हुआ महसूस करते हुए उसने जल्दी से माचिस जलाई और शीशे में देखा तो उसके माथे से खून बह रहा था। अपनी चोट को नजरअंदाज करते हुए वह यह समझने के लिए बेताब थी कि आखिर हुआ क्या था। जब वह आखिरकार दरवाजा खोलने में कामयाब हुई, तो उसके सामने का दृश्य देखकर वह अवाक रह गई। विमान एक बर्फ से ढके पहाड़ से टकरा गया था, उसका विशाल धड़ चकनाचूर हो गया था और चारों ओर विभत्स लाशें बिखरी हुई थी। यह देखकर वह बेहद निराश हो गई। जाहिर है उसने एक विमान दुर्घटना देखी थी। पहाड़ की चोटी पर कड़ाके की ठंड के कारण उसके पास एक लाश से कोट निकालकर पहनने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर उसने बाकी बचे लोगों की तलाश शुरू की, लेकिन पूरे केबिन की तलाशी लेने के बाद भी उसे जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं मिला। निराशा में वह चीखने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। जैसे ही वह गहरी निराशा में डूबने ही वाली थी, उसने पास में एक आदमी की आवाज सुनी। वह आवाज की ओर दौड़ी और मलबे में फंसे एक जिंदा आदमी को देखा। उसने तुरंत उसे बचा लिया। ठंड से बचने के लिए दोनों तुरंत केबिन के अंदर छिप गए। हालांकि वहां हवा चल रही थी और हवा और बारिश से कोई बचाव नहीं था। हताश होकर उन्होंने गर्म कपड़े ढूंढे और फिर बियाकार के शौचालय में छिप गए, जो अब उन्हें भयंकर बर्फीले तूफान से बचाने वाली एकमात्र जगह थी। ठंड से कांपते हुए उन्होंने औरत और मर्द के बीच के फर्क को नजरअंदाज कर दिया और तुरंत खुद को कंबल से ढक लिया और एक दूसरे से लिपट गए। वे गर्मी पाने के लिए एक दूसरे से लिपट गए, लेकिन फिर भी वह आदमी अभी भी ठंड से कांप रहा था। हृष्टपुष्ट लीशा ने झट से अपने हाथ उसकी छाती पर रख दिए ताकि उसे गर्माहट मिले, क्योंकि तापमान 0 से 10 डिग्री नीचे गिर चुका था। ठंड से मरने से बचने के लिए यही एकमात्र उपाय था जिससे वे बच सकते थे। वे दोनों रात भर बमुश्किल बच पाए, लेकिन अब कैसे बचें, यह एक और गंभीर समस्या बन गई। यह महसूस करते हुए कि वे अब और इंतजार नहीं कर सकते, लीशा ने शौचालय का दरवाजा खोला और बाहर चली गई। हालांकि उनकी आंखों के सामने का दृश्य उन्हें पूरी तरह से स्तब्ध कर गया। सिर्फ एक रात में विशाल विमान का मलबा पूरी तरह से बर्फ से ढक गया था। पूरा पहाड़ सफेद रंग का एक विशाल विस्तार था। आसपास के इलाके को देखते हुए यह स्पष्ट था कि यह एक सुदूर सुनसान जगह थी। शायद बचाव दल के पहुंचने से पहले वे दोनों भूख से मर जाएंगे या बर्फ की मूर्तियों में जम जाएंगे। यह सोचकर लीशा गहरी निराशा में डूब गई। सारी उम्मीद खो चुकी थी। उन्होंने वहीं एक गड्ढा खोदकर खुद को दफनाने का फैसला किया। लेकिन इसी समय जियाओ हेई, जो पिछले दिन बच गई थी, वहां आ गई। उसने लीशा को खुश रहने के लिए प्रोत्साहित किया और अपने घर और बड़े शहर में उसके सुखी जीवन के बारे में सोचने लगी। जियाओ हेई के प्रोत्साहन के बाद लीशा ने आखिरकार खुद को संभाला और आत्महत्या की कोशिश करना बंद कर दिया। हालांकि यह देखकर कि एक नया बर्फीला तूफान आ रहा है और यह समझते हुए कि अब और रुकना निश्चित रूप से मौत का कारण होगा, जियाओ हेई ने सुझाव दिया कि वे दोनों पहाड़ से नीचे जाकर अपनी किस्मत आजमाएं, यह कहते हुए कि अगर वहां नीचे कोई निवासी होगा तो उसे बचाया जा सकता है। अप्रत्याशित रूप से लीशा ने अपना मन पूरी तरह बदल दिया। उसने सोचा कि इस चरम मौसम में अगर वे बाहर भी गए तो उनके बचने की संभावना बहुत कम है और वहीं रहकर बचाव का इंतजार करना बेहतर है। यह देखकर कि लीशा बचाव का इंतजार करने पर अड़ी हुई है, जियाओ हेई के पास लीशा को छोड़कर अकेले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जियाओ हेई को याद करते हुए लीशा को पछतावा हुआ, इसलिए उसने तुरंत अपना कोट पहना और बिना रुके उसके पीछे चल पड़ी। इस प्रकार दोनों जीवित रहने की अपनी यात्रा पर निकल पड़े। अज्ञात समय तक चलने के बाद वे अंततः बर्फ से ढके पहाड़ के किनारे पहुंच गए, यह महसूस करते हुए कि नीचे उतरने का यही एकमात्र रास्ता था। बाद में कहीं और जाने के लिए कोई रास्ता न होने के कारण दोनों के पास अपनी जान जोखिम में डालकर चट्टान से नीचे उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्योंकि नीचे एक अथाह खाई थी, इसलिए किसी ने भी अपनी गति धीमी करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन लीशा के लिए, जो बचपन से ही एक्रोफोबिया से पीड़ित था, यह स्वर्ग पर चढ़ने से भी कठिन था। वह फिसल गया और लगभग गिर गया, लेकिन जो हेई ने उसे समय रहते पकड़ लिया, जिससे उसकी जान बच गई। इस अनुभव से सीख लेते हुए दोनों और भी सतर्क हो गए। कई घंटों की दृढ़ता के बाद वे अंततः आधे रास्ते पर पहुंच गए। लेकिन जब उन्होंने नीचे धुंध से ढकी चट्टान देखी तो लीशा के पैर तुरंत कांप गए। इस भयावह जगह से बचने के लिए वे केवल चट्टान के मुख को कसकर पकड़े रह सकते थे और धीरे धीरे आगे बढ़ सकते थे। हालांकि यहाँ चट्टान का मुख और भी अधिक खतरनाक था, हर कदम कठिन था और एक छोटी सी चूक गिरने का कारण बन सकती थी। जल्द ही लीशा एक बड़ी चट्टान से अवरुद्ध हो गया और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। नीचे अथाह खाई को देखकर वह इतना डर गया कि एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। कोई और विकल्प न होने पर जियाओ हेई ने हाथ बढ़ाकर उसे ऊपर खींच लिया। हालांकि लीशा बहुत डरा हुआ था पहले से ही, लेकिन उम्मीद की एक किरण को थामने के लिए वह अपने डर को दबा सकता था और सब कुछ दांव पर लगा सकता था। सौभाग्य से वे बिना किसी गंभीर चोट के चट्टान पार कर गए। लेकिन उसी क्षण जियाओ हेई को कुछ और भी घातक चीज का एहसास हुआ। उनके आगे का रास्ता एक बंद अंत था, यानी वे पूरी तरह से चट्टानों के बीच फंस गए थे। जब वे लगभग हताश थे, जियाओ हेई को अचानक कुछ सूझा। बिना कुछ कहे उसने अपना बैग चट्टान से नीचे फेंक दिया और फिर कूद गया। वह पेड़ को तकिए की तरह इस्तेमाल करने की सोच रहा था और शाखाओं के सहारे जियाओ हेई सुरक्षित उतर गया। फिर उसने ऊपर लीशा को प्रोत्साहित किया, उसे पेड़ की ओर नीचे कूदने का इशारा किया। यह देखकर कि उसके पास पीछे हटने के लिए कोई जगह नहीं है, लीशा ने कुछ सोच विचार के बाद आखिरकार पेड़ की ओर छलांग लगा दी। दुर्भाग्य से संयोगवश वह सीधे नीचे जियाओ हेई पर उतरा, जिससे जियाओ हेई को तारे दिखाई देने लगे। सौभाग्य से उनमें से कोई भी घायल नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि ऐसी आपदा से बच निकलने का मतलब है कि वे सुरक्षित हैं। बाद में उन्हें यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उनका स्थान अत्यंत दुर्गम था, अंतहीन पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ था और उन्हें कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। भूख और ठंड के बावजूद उनकी जीवित रहने की प्रवृत्ति ने उन्हें अपनी यात्रा जारी रखने के लिए मजबूर किया। अज्ञात समय के बाद वे एक और बर्फ से ढके पहाड़ पर पहुंचे। जियाओ हेई ने आगे एक गुफा देखी जो विश्राम के लिए उपयुक्त प्रतीत हो रही थी। हालांकि जैसे ही वह लीशा को यह खुशखबरी सुनाने ही वाला था, उसने मुड़कर देखा और अपने पीछे एक विशाल हिमस्खलन को फूटते देखकर भयभीत हो गया। जियाओ हेई ने तुरंत लीशाई को भागने का इशारा किया, लेकिन विनाशकारी दृश्य देखकर लीशाई वहीं जम गया।
कुछ ही क्षणों में हिमस्खलन ने उसे जिंदा दफना दिया। जब हिमस्खलन समाप्त हुआ तो ली शाई पूरी तरह से बर्फ में धंस गया था, कमजोर और थका हुआ, केवल अपनी आखिरी बूंद ताकत के साथ मदद के लिए चिल्लाने में कामयाब रहा। सौभाग्य से जियाओ हेई समय रहते एक गुफा में छिपने में कामयाब हो गया, जिससे वह बाल बाल बच गया। ली शा की आवाज सुनकर वह तुरंत दौड़ा और खुदाई शुरू कर दी। उपयुक्त औजारों के अभाव में वह केवल अपने नंगे हाथों से ही खुदाई कर सकता था। अपने अथक प्रयासों से उसने अंततः ली शा को बचा लिया, जो मरणासन्न थी। फिर वह ली शा को घसीटकर एक गुफा में ले गया। कई घंटों के आराम के बाद ली शा आखिरकार अपनी बेहोशी से जागी। ली शा को सुरक्षित और स्वस्थ देखकर जियाओ हेई का बेचैन दिल आखिरकार शांत हो गया। पता चला कि पिछले कुछ दिन साथ बिताने के बाद उसे एहसास हो गया था कि उसे ली शा से प्यार हो गया है। कोई पछतावा न चाहते हुए उसने तुरंत अपनी भावनाओं को स्वीकार कर लिया। अप्रत्याशित रूप से दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। ली शा भी जियाओ हेई से बहुत प्यार करता था और चाहता था कि वह तुरंत उसका बदला चुका सके। इस प्रकार उन्होंने उस गुफा में अपना रिश्ता स्थापित किया। प्यार से प्रोत्साहित होकर दोनों फिर से एक साथ आए और अपनी यात्रा पर निकल पड़े। वे एक के बाद एक बर्फ से ढके पहाड़ों को पार करते हुए आखिरकार एक बर्फरहित पर्वत श्रृंखला पर पहुंचे, जहां तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा था। जब उन्हें लगा कि जीत उनकी पहुंच में है, तो जियाओ हेई ने लापरवाही से वे आगे का पता लगाने के लिए चट्टान के किनारे तक पहुंचे, फिर एक किनारे के रास्ते जल्दी से वापस ऊपर आ गए। हालांकि जियाओ फेई का प्रेमी जियाओ फेई गिर गया था और आंशिक रूप से लकवाग्रस्त हो गया था। मजबूत और हृष्टपुष्ट ली शा को अपना कोट उतारकर उसे ओढ़ना पड़ा। जियाओ फेई के खून बहते हाथ को देखकर उसे तुरंत एहसास हुआ कि वह टूट गया है। उसने जल्दी से टूटे हाथ पर पट्टी बांधने के लिए कुछ टहनियां इकट्ठा की, लेकिन इससे उसके प्रेमी को और भी ज्यादा दर्द हुआ। सौभाग्य से ली शा की जेब में कुछ दवा थी, जो उसने जल्दी से जियाओ फेई को खिला दी। दवा लेने के बाद जियाओ फेई शांत हो गया। अपने चिंतित प्रेमी को ऐसी हालत में देखकर ली शा की आंखों में दर्द भर आया। वह राहगीरों को देखने के लिए उठा, लेकिन उसे निराशा हुई, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। कोई और चारा न होने पर उसे अपने गंभीर रूप से घायल प्रेमी को आगे बढ़ने में मदद करनी पड़ी। उन्होंने 5 दिन और 5 रातों से कुछ नहीं खाया था, और अगर वे जल्द ही किसी आबादी वाले इलाके में नहीं पहुंचे तो इस वीरान पहाड़ पर भूख से मर जाएंगे। अब उनके पास जितनी जल्दी हो सके उतनी तेजी से चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आधा मीटर भी आगे बढ़ने से पहले ही प्रेमी का खून बेकाबू होकर बहने लगा। दोनों के पास रुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। ली शा ने अपनी कमीज उठाई और देखा कि उसके पेट पर चोटों के निशान थे, जो साफ तौर पर गंभीर अंदरूनी चोटों का संकेत दे रहे थे। जियाओ हेई को एहसास हुआ कि वह मरने वाला है और अपनी प्रेमिका पर बोझ नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसने ली शा से उसे पीछे छोड़ देने की विनती की। हालांकि ली शा अपने प्रेमी से अलग होने के लिए अनिच्छुक थी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि अगर वे इसी तरह चलते रहे तो इस वीरान जगह पर दोनों भूख से मर जाएंगे। कोई और विकल्प न होने पर ली शा वह अपने प्रेमी को छोड़ने ही वाला था और जाने से पहले उससे कहा कि जैसे ही उसे मदद मिलेगी वह उसे बचाने के लिए वापस आएगा। जल्द ही ली शा एक जंगल में पहुंच गया। हालांकि चलते हुए उसने अपने आसपास अजीब सी आवाजें सुनी। जब उसने आवाज की दिशा में देखा तो उसके सामने का दृश्य देखकर वह दंग रह गया। कुछ ही दूरी पर एक राक्षसी भेड़िया था। अपने सुंदर शिकार ली शा का सामना होते ही भेड़िए के मुंह से लार टपकने लगी। यह देखकर ली शा मुड़ा और भाग गया। एक पैर वाला प्राणी 4 पैरों वाले प्राणी से आगे नहीं भाग सकता। भेड़िए को अपने पास आते देख ली शा हताश होकर एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन भेड़िया उसे जाने नहीं दे रहा था। जानवर को भगाने के लिए ली शा ने पास की एक शाखा पकड़ी, उसे तोड़ा और भेड़िए पर उससे वार किया। दर्द से कराहता हुआ भेड़िया बस भाग सका। भेड़िया के दूर जाते ही ली शा जल्दी से पेड़ से नीचे कूद गया और विपरीत दिशा में भाग गया, लेकिन चालाक भेड़िया उसे फिर से पकड़ लेता है। घबराहट में ली शा गलती से एक पेड़ के ठूंठ पर गिर जाता है। बेरहम भेड़िए से लड़खड़ाकर और अचंभित होकर उसे एहसास होता है कि अब उसकी जान जाने वाली है। उसने भेड़िए से मौत तक लड़ने का दृढ़ निश्चय करते हुए अपने कोट को हाथों में लपेट लिया। सौभाग्य से ली शा के पास एक छोटा सा चाकू था और अपनी जीवित रहने की प्रवृत्ति से प्रेरित होकर वह उसे मार गिराने में कामयाब रहा। हालांकि इससे वह पहले से ही कमजोर और भी अस्थिर हो गया था, लेकिन उसने रुकने से इनकार कर दिया। अपनी प्रेमिका की खातिर उसे दांत पीसकर अपने रास्ते पर चलना पड़ा। स्तब्ध और भ्रमित वह न जाने कितनी देर तक चलता रहा, जब तक कि वह आखिरकार एक राजमार्ग पर नहीं पहुंच गया। हालांकि उसी क्षण वह थकावट से गिर पड़ा और पूरी तरह से बेहोश हो गया। उसने सोचा कि वह वहीं मर जाएगा, लेकिन जब वह उठा तो उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर अपनी मां के साथ पाया। तभी उसे समझ आया कि क्या हुआ था। उसके गिरने के कुछ ही देर बाद एक दयालु ड्राइवर वहां से गुजरा और उसे अस्पताल ले आया। उसके प्रेमी का भी बगल वाले कमरे में इलाज चल रहा था। पता चला कि इससे पहले जियाओ हेई ने इस स्थिति से निपटने के इरादे से एक संकट संदेश लिखकर लिसा की जेब में रख दिया था। नर्स को लिसा के कपड़े बदलते समय वह नोट मिला। यह पता चलते ही पुलिस ने तुरंत जंगल में बड़े पैमाने पर तलाशी शुरू की और आखिरकार बमुश्किल जिंदा जियाओ हेई को ढूंढ निकाला। होश में आने के बाद दोनों उस वीरान पहाड़ पर लौट आए जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। वे सोक्याल से लिपटे रहे और जीवन के चमत्कार और सुंदरता पर अचंभित होते रहे। इस जीवन का अनुभव